नमस्ते। हमारी क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा आज का विषय है समकालीन भारत में शिक्षा। समकालीन भारत में शिक्षा, ये जो हमारा पेपर है इसके अंतर्गत पहली इकाई जो है, फर्स्ट यूनिट जो है वो करीब अनीता मैम ने आपको करवा दी थी। तो हम जो आज जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारी यूनिट सेकेंड। हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी सेकेंड यूनिट का नाम है भारत में शिक्षा। यूनिट सेकेंड और इसका क्या नाम है? भारत में शिक्षा। भारत में शिक्षा, ये हमारी दूसरी इकाई का नाम है। आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारी दूसरी इकाई का नाम क्या है। भारत में शिक्षा जैसा कि हमारी इकाई का नाम है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी इकाई के अंतर्गत क्या होगा। भारत में शिक्षा का उद्भव कहाँ से हुआ? जो आज हमारा जो सिलेबस है, जो आज हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो आज हमारी शिक्षा है, उसमें कहाँ से परिवर्तन होना शुरू हुए थे, या फिर भारत में शिक्षा की नींव किस प्रकार से मजबूत हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने क्या किया, किन किन्हों ने अपना पूरा सहयोग दिया शिक्षा के अंतर्गत, वो सारी की सारी चीजें हम हमारे इस इकाई के अंतर्गत पढ़ेंगे। आप सभी ने नोट कर लिया होगा, भारत में शिक्षा हमारी पहली इकाई का नाम है। मैं रफ कर रही हूँ और अब हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है स्वतंत्रता पूर्व काल में शिक्षा। स्वतंत्रता पूर्व काल में शिक्षा। स्वतंत्रता से पूर्व, हमें जब आजादी मिली उससे पूर्व शिक्षा किस प्रकार से थी? सीधी सी बात है, आजादी से पहले जो भी शिक्षा रही होगी वो हमें अंग्रेजों के साथ ही हमारी रही होगी। अंग्रेजों ने ही हमको शिक्षा दिलाई होगी, या फिर उन्होंने प्रयास किए होंगे कि हम शिक्षा को ग्रहण करें या शिक्षा को प्राप्त करें। उन्होंने ही नए नए नियम वगैरह बनाए होंगे जो भी शिक्षा के अंतर्गत होते हैं। तो जो सीधी सी बात है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो स्वतंत्रता पूर्व जो शिक्षा थी वो केवल स्वार्थ से भरी हुई थी। हालांकि सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन क्योंकि हम इतिहास को पढ़ चुके हैं इसीलिए ये एक स्वार्थ से भरी हुई हम कह सकते हैं। अब भाई सबसे पहले स्वतंत्रता पूर्व जो शिक्षा थी उसमें शिक्षा कहाँ से दी गई, कहाँ से आई, और शिक्षा देने वाले या शिक्षा दिलाने वाले कहाँ से आए? तो सबसे पहले जो यवन थे वो भारत में अपना व्यापार के अंतर्गत आधिपत्य स्थापित कर चुके थे। यवन जो थे वो भारत में आए थे, उन्होंने भारत से व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था। भारत में उन्होंने अपना व्यापार के अंतर्गत उन्होंने काफी धन कमाया था, और यवन से ही प्रेरित होकर बहुत सारी जो विदेशी शक्तियां थी वो भारत में आना चाहती थी और भारत में व्यापार करना चाहती थी। क्योंकि जो भारत था उस समय सामरिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। भारत में विभिन्न प्रकार की नदियां थी, ठीक है, अभी भी है। भारत में ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी मौजूद है, भारत में नदियां, महासागर भी मौजूद है, भारत में रेगिस्तान भी है, तो भारत में घने जंगल भी हमें देखने को मिलते हैं। तो उस प्रकार से जो भारत था वो कब का ही खनिजों का एक देश कहा जाता था। इसलिए भारत की स्थिति आर्थिक रूप से और व्यापार के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, इसलिए सभी विदेशी जो शक्तियां थी वो भारत में आना चाहती थी। तो सबसे पहले जो कामयाब हुए, जो आए, वो है
पुर्तगाली। पुर्तगाली, और पुर्तगाली में हम किसका नाम आता है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो थे वो भारत में आए, और वो कौन थे? वो एक पुर्तगाली थे। और वो भारत में कब आए? वो भारत में आए 1498, 1498 में वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली थे वो भारत आए। और वो भारत में कहाँ आए? वो भारत में आए दक्षिणी समुद्री तट पर पहुंचे। भारत के दक्षिणी समुद्री तट पर 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत पहुंचे। आप सभी नोट डाउन कर लेना, इससे रिलेटेड आपका टेस्ट होगा। उसके बाद में क्या हुआ? सीधी सी बात है, पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों ने व्यापार करना आरंभ कर दिया और उनको काफी लाभ प्राप्त हुआ। सीधी सी बात है, पुर्तगाली जब भारत आ चुके थे तो उससे पहले भी बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आना चाहती थी, लेकिन आ नहीं पाई। लेकिन पुर्तगाली को देखकर 17वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों से प्रेरित होकर 17वीं शताब्दी तक अनेक विदेशी कंपनियां भारत आई। 17वीं शताब्दी तक अनेक विदेशी कंपनियां भारत आई, जिसमें हम प्रमुख विदेशी कंपनियों के बारे में देखेंगे। जिसमें जो सबसे प्रमुख है वो है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंग्लिश कहलाते थे। फिर था डच इंडिया कंपनी। फिर थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सब प्रमुख शक्तियां थी जो कि भारत में आ चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, यानी कि अंग्रेज आ चुके थे, डच आ चुके थे, ठीक है, फ्रांसीसी आ चुके थे। तो ये सारी की सारी शक्तियां, पुर्तगाली पहले से ही मौजूद थे। तो ये सारी की सारी शक्तियां भारत में केवल व्यापार के उद्देश्य आई थी। जी हाँ, शुरुआत में उनका एक ही उद्देश्य था, व्यापार करना। ये सारी की सारी कंपनियां व्यापार करती थी, भारत में आ चुकी थी, ठीक है, और अपने अपने स्थान पर इन्होंने व्यापार करना आरंभ कर दिया था। अब साथ ही साथ में क्या होना स्टार्ट हो गया? तो सीधी सी बात है, जब एक घर में हम इतने सारे लोग रहते हैं तो बर्तन तो बचते ही बचते हैं, यानी कि आपस में लड़ाइयाँ तो हो ही जाती है, आपस में भाई बहनों की भी लड़ाइयाँ हो जाती है। तो फिर तो ये तो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे और अलग अलग देश के थे, तो इनमें तो वाजिब सी बात है लड़ाइयाँ होना। तो ऐसे में लड़ाइयाँ होना आरंभ हो गई थी। ये सभी जो भी कंपनियां थी आपस में परस्पर एक दूसरे से ईर्ष्या करती थी, ठीक है, ईर्ष्या करती थी और अपने आप को आगे बढ़ाने की एक होड़ सी लग गई थी। तो इन्हीं में आपस में सारे के सारे युद्ध होते थे, सारी की सारी चीजें हुई है ना, और आखिर में जो कंपनी है भारत में टिक पाई वो थी EIC, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आखिर तक टिक पाई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया? अपना व्यापार करना आरंभ कर दिया। व्यापार करना आरंभ किया तो सीधी सी बात है, धीरे धीरे हमको लोभ भी आया, और जिसका कारण क्या था? हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुके थे। हम पर अंग्रेजों का पूरा उन्होंने हम पर अधिकार कर लिया था। और सीधी सी बात है,
वो हमारे ऊपर और अधिक अधिकार करना चाहते थे। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उन्होंने सबसे पहले व्यापार किया, फिर उन्होंने सोचा कि हमें भारत में हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। उन्होंने किसका प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया। तो उनको लगा कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हम शिक्षा के माध्यम से करेंगे तो भारतीय लोगों को अधिक से अधिक समझ में आएगा। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से करना आरंभ कर दिया। एक इतिहासकार है एलन क्या कहते हैं? एलन कहते हैं कि भारत में विदेशी शिक्षा के प्रारंभ होने के 2 कारण थे। एलन कहते हैं कि भारत में विदेशी शिक्षा के प्रारंभ होने के कितने कारण हैं? 2 कारण है। अब वो 2 कारण कौन कौन से हैं? तो पहला जो कारण है वो ये है कि मिशनरी भारतीयों को शिक्षित बनाकर उनको धार्मिक सिद्धांत का विकास करना चाहते थे। कि जो मिशनरी कौन? जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले। जो मिशनरी है वो भारत में भारतीयों को शिक्षा देकर उनको धार्मिक सिद्धांत से रूबरू कराना चाहते थे, यानी कि उनको शिक्षित देकर उनको बताना चाहते थे कि देखो हमने तुम लोगों को शिक्षा दी तो हमारी जो शिक्षा है, जो ईसाई धर्म की जो शिक्षा है वो कितनी ज्यादा मजबूत है, वो कितनी ज्यादा अच्छी है, आपको ये सारी की सारी चीजें ग्रहण करनी चाहिए। पहला तो ये पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट है कि शिक्षा संस्था उन्हें भारतीयों से संपर्क सूत्र स्थापित करने तथा धर्म के प्रचार करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करती थी। यानी कि पहली तो ये हो गई कि आप शिक्षा ग्रहण करो, जो हमारे जो ईसाई धर्म की शिक्षा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। दूसरा क्या हो गया कि जो भी धर्म सीधी सी बात, जो भी मिशनरी थे ईसाई धर्म, उनको तो बहुत अधिक उनको सुख सुविधाएं मिलती थी, तो सीधी सी बात है वो और अधिक मेहनत करते थे। और जो लोग शिक्षित होते थे उनको भी सुख सुविधाएं प्रदान की जाती थी। तो सीधी सी बात है शिक्षा ग्रहण करने का लोभ तो आएगा ही। यदि आज आपको सारी की सारी सुविधाएं मिल जाए तो आपको लोभ तो बढ़ेगा ही। उसी प्रकार से जब शिक्षा ग्रहण करने वालों को, जो शिक्षित हो जाते थे, उनको और अधिक प्रलोभन दिया जाता था, तो सीधी सी बात है वो शिक्षा ग्रहण करते ही थे। इसीलिए जो शिक्षा है वो और अधिक प्रभावी रूप से लोगों के सामने आ रही थी और ईसाई जो प्रचार प्रसार करने वाले हैं वो उसका अधिक से अधिक प्रसार करते थे। अब आगे हैं दो यहाँ पर फेमस जो ईसाई जो प्रसार करने वाले हैं, ईसाई मिशनरी कह लो या फिर ईसाई धर्म के संत कह लो, तो दो यहाँ पर बहुत फेमस संत हैं जिनका पहले का नाम है संत फ्रांसिस जेवियर। संत फ्रांसिस जेवियर पहले, और दूसरे हैं रॉबर्ट डी नोबिली। जो फ्रांसिस जेवियर है, ठीक है, इनके बारे में डॉक्टर के एस वकील, फ्रांसिस जेवियर है, इनके बारे में डॉक्टर के एस वकील क्या कहते हैं? फ्रांसिस जेवियर के बारे में डॉक्टर के एस वकील कहते हैं कि जो फ्रांसिस जेवियर है, इन्होंने पूरे मन से, पूरी लगन से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इन्होंने पूरे मन से, पूरे लगन से ईसाई धर्म का
प्रचार प्रसार किया था। इनके बारे में कहा जाता है कि संत फ्रांसिस जेवियर ने गांव-गांव में जाकर गांव-गांव में ईसाई धर्म की पुस्तक रखी थी या फिर ईसाई धर्म के ग्रंथ रख रखे थे। इनका सबसे बड़ा योगदान है शिक्षा के अंतर्गत। अगर शिक्षा की बात आती है या फिर इतिहास में हम शिक्षा को देखते हैं तो इनका नाम सबसे पहले आता है किनका? संत फ्रांसिस जेवियर का। क्योंकि अंग्रेज कहीं ना कहीं ये समझ चुके थे, ये जान चुके थे कि यदि हमें भारत पर लंबे समय तक हुकूमत करनी है और भारत पर अपना कंट्रोल बनाए रखना है तो हमें भारतीयों को हमारी तरह बनाना होगा, यानी कि भारतीयों को ईसाई बनाना होगा। उसके लिए उन्होंने ईसाई धर्म की शिक्षा देना आरंभ कर दिया था। और इसका जो हम एक बहुत बड़ा जो हम जिसको कहते हैं कि हम श्रेय दे सकते हैं तो संत फ्रांसिस जेवियर को हम इसका बहुत बड़ा श्रेय दे सकते हैं। सारी शक्तियां तो वैसे जा चुकी थी, फ्रांसीसी वगैरह, डच वगैरह। पुर्तगाली जो है वो कहीं ना कहीं आज भी बसे हुए थे, ठीक है। तो उनको हराकर अंग्रेजों की शक्ति और अधिक मजबूत हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और अधिक पावरफुल हो चुकी थी भारत के अंतर्गत। इसके बाद में उन्होंने अपना जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार है उसको और अधिक व्यापक रूप से आगे बढ़ा दिया था। और जो संत फ्रांसिस जेवियर है उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने पैदल ही भ्रमण करना आरंभ कर दिया था। और किस प्रकार से ये भ्रमण करते थे? घंटी बजाकर। ये गांव-गांव में जाते थे, पुस्तकें रखते थे, ठीक है, उनको बताते थे और घंटी बजाते थे। जिस जिस गांव में ये जाते थे या फिर जिस जिस जगह से ये गुजरते थे उनको अपना एक पैगाम देते थे कि या फिर अपना होने का वजूद बताते थे कि हाँ मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। सीधी सी बात है। तो स्वतंत्रता पूर्व की काल में जो शिक्षा थी वो हमारे अंग्रेजों की ही देन है, सीधी सी बात है। और मुख्यतः आरंभिक जो शिक्षा है वो संतों की देन है, क्योंकि अंग्रेज जो थे उनका पहला उद्देश्य यही था कि यदि हमें लंबे समय तक अगर भारत में अपनी हुकूमत का परचम लहराना है तो हमें अंग्रेजों जैसा बनाना होगा भारतीयों को। और उसी के लिए उन्होंने सबसे पहले ईसाई धर्म को चुना। सीधी सी बात है, वो ईसाई थे लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म की शिक्षा को चुना। बाकी सारी शिक्षा बाद में कि वो पढ़ेंगे, अच्छे आदमी बनेंगे, वो चाहते थे कि बस ये ईसाई बने। हमारी चीजों में, हमारे ग्रंथों में कितनी अच्छी बातें हैं, कितने अच्छे उद्देश्य हैं, बस यही वो साबित करना चाहते थे। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास स्वतंत्रता पूर्व काल में शिक्षा, जिसका हमने एक थोड़ा सा प्रतिरूप हमने देख लिया है। आगे की जो क्लास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और घर पे रहिए।